जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो हमारी यूट्यूब क्रांति बैच की सीरीज है उसमें ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 10। तो अगर आपने इससे पहले के 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और उसका जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर सीक्वेंस में हर एक लेक्चर को देखना शुरू करिए। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि 2 दिन का गैप आ गया बीच में। लेक्चर 9 के बाद लेक्चर 10 रिकॉर्ड करने में बेसिकली 2 दिन का नहीं 3 दिन का गैप आया, जिसमें एक संडे था तो वो तो आना लाजमी था। एक दिन 2024 के प्रीलिम्स की कट ऑफ आई तो वो दिन उसमें जो है व्यस्त हो गया। और जो बचा हुआ एक दिन था दोस्तों, उस दिन मुझे अपनी मदर की मेडिसिन लेने जाना था। तो शाम को मेरे पास यही ऑप्शन होता है कि या तो मैं दूसरे काम को टालूं और लेक्चर रिकॉर्ड करूं। तो 90% मेरी कोशिश होती है कि मैं लेक्चर ही जो है रिकॉर्ड करूं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिनको हम टाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा तहे दिल से। और लगातार हमारा क्रांति यूट्यूब बैच यूं ही चलता रहेगा और आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम सभी कि लेक्चर 10 वहाँ पर भी है और लेक्चर 10 यहाँ पर भी जो है दोस्तों लिखा हुआ है। और यहाँ पर लगातार हम लोग मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो संदेश मैगजीन है, पिछले 12 महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी भी संदेश मैगजीन निकाली हैं उनको हम लगातार तरीके से देख रहे हैं दोस्तों। तो उसमें ये कौन से नंबर का पार्ट है? ये पार्ट 5 है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखे बिना क्रांति बैच मत देखना। इस वीडियो को देखे बिना प्री 2025 की तैयारी शुरू मत करना। यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के बारे में। और सेम यही वीडियो, ऐसा ही फोटो हमारे चैनल पर जाके इस वीडियो को आप जरूर जो है दोस्तों देखिए। ठीक है, प्रीलिम्स 2025 स्ट्रेटजी की जो है वीडियो है। संदेश मैगजीन लगातार हमारी चल रही है और देखते हैं दोस्तों कि आज जो है पहली मैगजीन से हमको पहली खबर क्या देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला जो है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। फैसला क्या है कि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है कि हर साल 25 दिसंबर को, किस तारीख को? हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाएगा कौन सा दिवस? तबला दिवस। जी हाँ दोस्तों, तबला दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तबला दिवस, यानी कि तबला डे जो है दोस्तों सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। कौन सी तारीख को? हर साल 25 दिसंबर को। काफी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों ये। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो पूरा ये फैसला लिया गया है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी। तो पहली बात तो आपको याद रहेगा क्रिसमस। तो क्रिसमस पर सेंटा क्लॉस आके हमारी खोपड़ी का तबला बजा के चले जाते हैं, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनसे बहुत उम्मीद कर लेते हैं कि वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आएंगे, लेकिन कभी कभार वो गिफ्ट लेके नहीं आते हैं तो तबला बज जाता है हमारे दिमाग का, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो 25 दिसंबर तबला डे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक यहाँ पर सर्टिफिकेट भी होल्ड किया हुआ है। तो बेसिकली ये कहानी क्या कहती है हमसे? तो दोस्तों, एक कहानी कहती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर में आयोजित, जो हर साल ग्वालियर में तानसेन प्रोग्राम होता है, तानसेन समारोह, तो उसके अंतर्गत दोस्तों कितने तबला वादक मतलब जो तबला बजाते हैं ना, उनको तबला वादक कहते हैं। तो दोस्तों, टोटल एक साथ 1282 1282 यानी कि 1282 इतने टोटल तबला वादकों ने एक साथ तबला पर जो है परफॉर्म किया था। तो ये अपने आप में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसको दर्ज किया गया। और इसी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये भी कह दिया कि अब से हर वर्ष मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को क्या मना करेगा? तबला दिवस जो है बना करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली खबर और काफी इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये तानसेन समारोह से ही संबंधित एक और चीज है कि जो ग्वालियर का तानसेन समारोह होता है ना दोस्तों, ग्वालियर का तानसेन समारोह, अब ये नाम तो आई थिंक कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर होता है? ग्वालियर में होता है। और दोस्तों, इस वर्ष तानसेन समारोह को टोटल कितने साल पूरे हुए हैं? टोटल 99
ईयर्स पूरे हुए हैं। बस यही फैक्ट है इस वाली खबर में से, इसीलिए मैंने ये पेज यहां पर ओपन किया है। ठीक है, और अब आने वाले साल में जो होगा वो 100वां दिवस जो है मनाया जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो ग्वालियर के तानसेन समारोह ने कितने वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं? 99 ईयर्स जो है पूरे कर लिए हैं। और जो अब अगला तानसेन समारोह मनाया जाएगा वो 100वां तानसेन समारोह जो है दोस्तों होने वाला है। ओके, चलिए आगे देखें अगली खबर में क्या देखने को मिलता है हमको। अगली खबर में दोस्तों हमको देखने को मिलता है गायक गायक पंडित गणपति भट्ट राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड से जो है सम्मानित किए गए। तो आइए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं, आप देख सकते हैं पंडित गणपति भट्ट जी, यहां पर आप उनकी तस्वीर भी जो है देख सकते हैं। तो आई होप कि इतना जूम आपको पर्याप्त होगा, आपको नजर आ रहा होगा। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या लिखते हैं यहां पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, यानी कि जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें पंडित गणपति भट्ट हाँ, पंडित गणपति भट्ट को क्या मिला है? 2022 वाला नेशनल तानसेन अवार्ड जो है दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरी घटना कब हुई है? ये जो पूरा आयोजन हुआ था ये 2023 वाला आयोजन है, परंतु 2023 वाले आयोजन के अंदर 2022 वाले साल का यानी कि पिछले साल के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? पंडित गणपति भट्ट जी को जो है दिया गया है। ठीक है, और ये कौन से वर्ष वाला है? ये 2022 वर्ष वाला है। तो ये आपको याद रखना है, 2022 का नेशनल तानसेन अवार्ड, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया? गणपति भट्ट जी को जो है दिया गया। ठीक है, 2-4 बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद आसानी से हो जाए। उसी के साथ दोस्तों, उसी के साथ साथ यहां पर एक चीज आपको और याद रखनी है। उज्जैन की एक इंस्टीट्यूट है, उज्जैन का एक संस्था है जिसका नाम है मालवा लोक कला केंद्र। क्या नाम है दोस्तों? ऐसे ही नाम याद रखना है, हिंदी में अंग्रेजी में यही उनका ओरिजिनल नेम है, मालवा लोक कला केंद्र। अब ये जो मालवा लोक कला केंद्र है दोस्तों, इनको भी 2022 वाला एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? राजा मान सिंह तोमर सम्मान। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो पंडित गणपति भट्ट जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है 2022 का? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, नेशनल तानसेन अवार्ड। और जो उज्जैन की एक संस्था है मालवा लोक कला केंद्र, उनको भी 2022 का अवार्ड दिया गया है और इनके अवार्ड का नाम क्या है? राजा मान सिंह तोमर सम्मान। ठीक है, ये दो चीजें आई होप कि आप आसानी से जो है याद रख पाएंगे। और अब यहां पर आप एक चीज और सुनिए, कि जो सम्मान राशि मिलती है उसकी संख्या कितनी है, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो पंडित गणपति भट्ट जिनको राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड 2022 वाला राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड जिनको मिला है, इनको दोस्तों अवार्ड तो मिला ही मिला है, प्लस 5 लाख रुपए की धनराशि मिली है। तो इससे आपने क्या सीख लिया कि जो राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड है उसमें कितनी धनराशि मिलती है? 5 लाख की जो है धनराशि मिली है। और उसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट और शॉल वगैरह जो है साथ में दिया जाता है। ठीक है, और जो राजा मान सिंह तोमर अवार्ड है उसमें भी कितने की धनराशि दी गई है? उसमें भी दोस्तों 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। तो ये धनराशि जानना बहुत जरूरी है। तो नेशनल तानसेन अवार्ड में भी 5 लाख और राजा मान सिंह तोमर अवार्ड में भी कितने? 5 लाख रुपए जो है दिए गए हैं। ओके, चलिए, तो आसानी से ये आपको याद हो जाएगा, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कला के क्षेत्र में, आर्ट के फील्ड में न्यूज काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगली खबर क्या है। उज्जैन में विकसित होगा देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। उज्जैन में देश का सबसे पहला क्या विकसित होगा? आईआईटी का सैटेलाइट कैंपस। आईआईटी का क्या? सैटेलाइट कैंपस जो है विकसित होगा। आइए देख लेते हैं जरा। देश में
रिसर्च बेस्ड पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस की जो है स्थापना होगी। कहां पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा? उज्जैन में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। और पूरे देश में आज तक ऐसा कोई भी आईआईटी का सैटेलाइट कैंपस स्टैब्लिश दोस्तों जो है नहीं किया गया है। आईआईटी इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस जल्द ही उज्जैन में शुरू होने जा रहा है। मतलब ये जो आईआईटी का जो सैटेलाइट कैंपस क्रिएट हो रहा है, अब सैटेलाइट कैंपस का मतलब क्या है कि वो चीज वास्तविकता में वहां पर मौजूद नहीं है, परंतु ऑनलाइन माध्यम से वो चीज वहां पर उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे पहले के, आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? ऑनलाइन क्लासेस। पहले के टाइम पे बोला करते थे, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, सैटेलाइट क्लासेस। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आईआईटी कैंपस बनाया जाएगा उज्जैन के अंदर, तो ये बेसिकली किसका सैटेलाइट कैंपस है? तो एक तरीके से ये आईआईटी इंदौर का जो है सैटेलाइट कैंपस है। तो आईआईटी इंदौर की कौन सी टेक्नोलॉजी? आईआईटी इंदौर का जो डीप टेक रिसर्च है। कौन सा? डीप टेक रिसर्च। डीप टेक रिसर्च और आईआईटी इंदौर का जो डिस्कवरी कैंपस है वो जल्द ही उज्जैन में जो है स्टार्ट होगा। तो ये दोनों चीजें हैं आईआईटी इंदौर की ही, परंतु इसको स्टार्ट कहां पर किया जाएगा? इसको स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों उज्जैन में। ठीक है, तो ये उज्जैन के लिए भी बहुत बड़ी चीज है कि उज्जैन में रिसर्च की फील्ड में आईआईटी से जो है उनका कनेक्शन स्टैब्लिश होने वाला है। तो इस चीज को जो है आप याद रखिएगा कि इंडिया का सबसे पहला आईआईटी का सैटेलाइट कैंपस कहां पर बनेगा? उज्जैन में। और इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? आईआईटी इंदौर के द्वारा जो है किया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखें। अगली खबर क्या है? हाँ जी भाई, लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों, लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा अवार्ड होता है, जिसे हम कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। हम अवार्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? हम अवार्ड को कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये लिटरेचर की फील्ड में, ये लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की जगत में सबसे उच्च कोटि का पुरस्कार है। अगर आप गूगल पे लिख देंगे कि 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है, 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दो विभूतियों को जो है, दो पर्सनैलिटीज को जो है दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है। और ये लिटरेचर की फील्ड में इससे बड़ा कोई अवार्ड होता ही नहीं है। अब ये किसे दिया गया है तो सुनिए। एक तो है श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी। एक कौन हो गए? श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी। अभी इन दोनों की मैं फोटो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इनके इनके लिए क्या कहा जाता है कि ये चित्रकूट के संस्थापक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और किसे दिया गया है तो गीतकार गुलजार। ये तो इनका नाम है बस, एक गुलजार, जो एक कहते हैं ना, एक कवि का, एक जो उर्दू में कविता जो है ये करते हैं, और इनका ये पोएट नेम है गुलजार। वैसे तो इनका नाम कुछ संपूर्ण सिंह करके कुछ है, संपूर्ण सिंह, ओरिजिनल नेम इनका ऐसा ही कुछ है। संपूर्ण तो है, संपूर्ण सिंह तो है बिल्कुल। तो इन दोनों को जो है दोस्तों, तो एक तरफ कौन हो गए? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, और दूसरी तरफ कौन हो गए? गीतकार गुलजार जी। तो इन दोनों को साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है दिया गया है 2023 वर्ष का। आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभार हमने किसी की फोटो देखी होती है लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता होता, तो अब तो आप मेरे ख्याल से पहचान चुके होंगे, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, और ये हैं हमारे यहाँ पर गुलजार साहब। ठीक है, तो इन दोनों को ही, इन दोनों विभूतियों को कौन सा अवार्ड मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दोस्तों ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष का है वो भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं, 2023 वर्ष का ज्ञानपीठ अवार्ड है ये। और ये कौन से नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड है? तो ये 58 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये भी दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको याद रख पाएंगे? नोट डाउन कर लिया? तो अब इधर आगे देखो, अब इधर आगे सुनो क्या कहता है। ये कहते हैं
कि ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इसकी शुरुआत, वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1961 में। परंतु प्रथम बार जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो वो कब दिया गया था, वो दिया गया था 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया साहित्य और दूसरी जो भारतीय भाषाएं होती हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी को नहीं शामिल कर रहे हो, केवल दूसरी भाषाओं को शामिल कर रहे हैं। भारत में बोले जाने वाली हर भाषा में और इंक्लूडिंग अंग्रेजी भी, तो अगर इनमें से किसी भी भाषा का साहित्य है तो उसकी फील्ड में जो है अवार्ड ये दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1961 में बनाया गया और 1965 से ये अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक जो है आप इसको देखिएगा। ठीक है, मैं इसमें मार्क करता चलूंगा। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, सारनी, सारनी जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट हो गया बैतूल। ठीक है, क्या हो गया, सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा थर्मल, हिंदी में कहते हैं ताप, अंग्रेजी में कहते हैं थर्मल, मतलब जहां पर कोयले को गर्म करके बिजली बनाई जाती है ना, उनको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहां का, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है दोस्तों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट लगता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है ना, उनको बेस्ट पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज दिया गया है। क्या दिया गया है, इनको बेस्ट पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में 2022-23 के अंदर फर्स्ट प्राइज जो है दोस्तों इनको दिया गया है, और जिसके तहत 3 लाख रुपए भी जो है इनको प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूं इसमें सर्वश्रेष्ठ, तो उसको अंग्रेजी में आप कर दो बेस्ट, तो बेस्ट पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब जहां पर सबसे अच्छा मैनेजमेंट है, सबसे अच्छी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी सुविधाएं हैं, तो उस कैटेगरी में किसे दिया गया है ये अवार्ड, तो 3 लाख रुपए की धनराशि के साथ 2022-23 वर्ष के लिए ये दिया गया है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट बैतूल डिस्ट्रिक्ट बेस्ट पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों 2022-23 वर्ष के लिए एक और थर्मल पावर प्लांट का यहां पर जो है चयन किया गया है, और ये थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर। आई थिंक ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में जो है आएगा, जहां तक मैं हूं उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही जो है आएगा, उमरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और नाम क्या है, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, अंग्रेजी में कहेंगे संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, संजय गांधी, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। तो संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट को भी अवार्ड मिला है दोस्तों, परंतु इनको अलग कैटेगरी में मिला है। इनकी जो कैटेगरी है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस्ट वर्क एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छी तरीके से काम करने वाला, सबसे अच्छी तरीके से काम को लागू करने वाली कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट वर्क एग्जीक्यूशन, सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन, बेस्ट वर्क एग्जीक्यूशन की कैटेगरी में संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट को भी जो है दोस्तों अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ अब केवल बिजली कोयले को गर्म करके तो बनती नहीं है, बिजली तो हाइड्रो पावर स्टेशन से भी बनती है, यानी कि डैम की मदद से भी बनती है, पानी की शक्ति से भी बनती है। तो दोस्तों यहीं पर अपने को एक और खबर देख लेनी है कि अगर हम वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन की बात करें, जहां पर जल से बिजली बनाई जाती है, तो उस कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है, तो दोस्तों शिवपुरी जिले में आने वाला मरही खेड़ा डैम,
शिवपुरी जिले में आने वाला मरीखेड़ा डैम, जहां पर बिजली बनाई जाती है पानी की मदद से, तो इनको जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। मरीखेड़ा डैम को कौन सी कैटेगरी के अवार्ड में कौन सी कैटेगरी में जो है अवार्ड दिया गया है? तो इनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। और ऊपर वाले ये जो सतपुड़ा और संजय गांधी वाले हैं, ये तो थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ तो कोयले से बिजली बनती है, तो ये तो कहानी बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, अच्छा, तो सतपुड़ा वाले को और संजय गांधी वाले को दोनों को धनराशि कितनी कितनी मिली है? 3-3 लाख रुपए। परंतु ये जो शिवपुरी वाला मरीखेड़ा बांध है, जहां पे पानी से बिजली बनाते हैं, इनको कितनी धनराशि मिली है? तो इनको दोस्तों जो है 1 लाख रुपए मिला है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये पूरा नोट डाउन कर लेना। उसके बाद दोस्तों दूसरा सुनो, दूसरा सुनो यहां पर, ठीक है, इसको इधर ही ले आते हैं, ऐसे दूर जाना पड़ रहा है। दूसरा सुनो, दूसरा क्या है? दूसरा यहां पर सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अग्नि शमन सेवाएं, सर्वश्रेष्ठ अग्निशमन सेवाएं। अग्निशमन सेवाओं का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अगर कहीं पर आग लग जाए तो फायर फाइटर, ठीक है ना, तो कहीं भी अगर आग लग जाए, अब कोयले से बिजली बन रही है तो ऐसी परिस्थिति में आग वगैरह लगने की भी परिस्थिति बन सकती है, परंतु किस थर्मल पावर प्लांट ने सबसे अच्छी सुविधाएं की हुई हैं कि अगर आग लग भी गई तो सबसे अच्छी तरीके से वो हैंडल कर पाएंगे इस चीज को। तो अग्निशमन की कैटेगरी में, आग बुझाने की कैटेगरी में जो सबसे अच्छा जो जिस टीम को अवार्ड दिया गया है, तो कैटेगरी का नाम सुनो, बेस्ट अग्निशमन दल, है ना, कि बेस्ट फायर फाइटर टीम का जो अवार्ड दिया गया है दोस्तों, वो भी किसी को मिला है? वो भी संजय गांधी, वो भी संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट को मिला है। तो संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट उमरिया डिस्ट्रिक्ट को 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो सबसे अच्छा वर्क एग्जीक्यूशन यानी कि कार्य निष्पादन की कैटेगरी में, और दूसरा बेस्ट फायर फाइटर टीम यानी कि सर्वश्रेष्ठ अग्निशमन दल की कैटेगरी में जो है इनको अवार्ड दिया गया है। परंतु ये जो आग बुझाने वाला जो काम है, ये तो एक छोटा सा काम है, काम तो उनका बिजली बनाना है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा बड़ी धनराशि नहीं है। इसमें मात्र कितने रुपए की धनराशि जो है दोस्तों दी गई है? मात्र 10,000 रुपए की धनराशि दी गई है। मेरे पास मेरा फोन नहीं है, नहीं तो मैं अभी हाथों हाथ चेक कर लेता कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं, क्योंकि जहां पर कंफ्यूजन हो जाता है ना, एक बार दिमाग में वो कंफ्यूजन का कीड़ा बैठ गया तो फिर मैं एक बार चेक कर ही लेता हूं दोस्तों, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट ही है ना। वो क्या है, दिमाग में आ जाती है ना एक बार डाउट, तो उसको क्लियर कर लेना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर कुछ कहानी नहीं है, यहाँ पर बड़ा सिंपल से चीज है, इस पर ज्यादा अपने को समय नहीं देना है। क्या है कि पिछले 20 वर्षों से ना पार्वती, काली सिंध और चंबल का ये जो प्रोजेक्ट है, ये रुका पड़ा था। तो अब इसको वापस से कुछ संशोधन करके, कुछ अमेंडमेंट करके वापस से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये दोस्तों आपके लिए एक हिंट है, ये आपके लिए एक हिंट है कि एमपी जीके में जहां पर भी आप पार्वती, काली सिंध और चंबल की कंबाइंड प्रोजेक्ट को पढ़ते हो तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये चर्चा में आई है। अब इसको वापस से प्रारंभ किया गया है और आने वाले 5 वर्षों में पूरी तरीके से इस काम को समाप्त करने की भी बात कही गई है। और अब की बार जो इसको स्टार्ट किया गया है तो कुछ अमेंडमेंट्स के साथ जो है इसको शुरू किया गया है। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी आप जुटा सकते हैं, आप जुटा के जो आपने क्रांति बैच के लिए जो कंप्लीट रजिस्टर बनाया हुआ है उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, तो आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं इसमें क्या है, क्रांति बैच के अंदर आपको बुरा लगे चाहे कैसा भी लगे, मैं पहले ही आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी आपको बुरा लगवाना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई भी चीज जो है बुरी लगे। परंतु क्रांति बैच के लिए ना मैं अपने पास पीडीएफ का रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं, पिछला लेक्चर जो बनाता हूं उसको 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 ओवरराइट करके मैं अगले लेक्चर की ये स्लाइड तैयार करता हूं। तो आप मुझसे ये वाली उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा क्रांति बैच के लिए, बिकॉज दोस्तों जो मैंने आपको कंप्लीट प्रीलिम्स की तैयारी के लिए जो बुक लिस्ट बताई है उसमें तो आपको वैसे भी कोई नोट्स नहीं बनाना, वो तो पूरी फैक्चुअल किताबें हैं। तो कम से कम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो हाथ चलाना पड़ेगा ना। यकीन मानो, मैंने जो आपको प्रीलिम्स की बुक लिस्ट बताई है, आपको उसमें जरा सा भी एक पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। जो एज इट इज फैक्ट है उसको याद कर लो, आपका काम बन जाएगा।
परंतु स्टैंडर्ड बुक लिस्ट के अलावा जितना भी विचित्र सोर्स की कैटेगरी है जो मैं क्रांति बैच में कवर करवा रहा हूं, यहां पर तो कम से कम थोड़ा बहुत पेन चलाओ ना साहब। यहां पर वन लाइन टू लाइंस में समराइज किया करो। आपको कोई पूरी खबर थोड़ी ना देखनी है, एक लाइन में 2 लाइन में समराइज कर दिया करो जो भी मैं बताता हूं, दैट्स इट। पूरे लेक्चर का कंटेंट 2-2.5 पेज में आ जाए, खत्म कहानी। लास्ट में रिवीजन करना भी उसका आसान हो जाएगा। तो समझते हुए चलिए इस बात को, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए आपके लिए वापस से क्लियर कर दिया है। दोस्तों यहां पर एक गाड़ी चली थी, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। अब ये कोई खबर ऐसी नहीं है जो पूछ ली जाएगी। क्या है कि बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी योजनाओं की जानकारी जनता तक अच्छी तरीके से पहुंचाने के लिए इस गाड़ी को शुरू किया था। परंतु सरकार ने इस गाड़ी का नाम क्या रखा था? सरकार ने इस गाड़ी का नाम रखा था विकास रथ। बस मैं आपको यह पढ़ाना चाहता हूं, सरकार ने इस गाड़ी का नाम क्या रखा था? विकास रथ। और जिस यात्रा के लिए गाड़ी निकली थी उस यात्रा का नाम रखा गया था विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में यही नाम है, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ओके। तो विकास रथ, परंतु लोगों ने इसका नाम बदल के मोदी की गारंटी वाली गाड़ी रख दिया। लोगों ने कुछ नाम नहीं बदला था, सरकार ने खुद ही बदल दिया। मतलब वो तो कहने के तरीके होते हैं बस अलग अलग। तो विकास रथ ये नाम आप याद रखिएगा बस, ठीक है। तो विकसित भारत यात्रा में जो गाड़ी चलाई जा रही थी, सरकार ने उसका नाम क्या रखा? विकास रथ। खत्म कहानी, 2 लाइन लिखी, समाप्त, बस। अब देखो ये तेंदुपत्ता वाली जो खबर है दोस्तों, ये मैं आपको ऑलरेडी जब मैंने बजट के लेक्चर्स करवाए थे क्रांति यूट्यूब बैच में, उसी में मैंने स्टार्टिंग में कवर करवा दिया था। वापस मुझे एक बार दिखी तो मैंने बस लगा दिया कि पहले प्रति मानक बोरा कितने पैसे दिए जाते थे? 3,000 रुपए। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने उसको बढ़ा के प्रति मानक बोरा कितना कर दिया है? 4,000 रुपए, ठीक है ना साहब। एक मानक बोरा तेंदुपत्ता के, एक मानक बोरा क्या है? एक आपकी यूनिट है मेजरमेंट की। तो एक मानक बोरा में कितनी गड्डी होती हैं? 1,000 तेंदुपत्ता की गड्डी होती हैं, और एक गड्डी में 50 पत्ते होते हैं, यानी 50,000 पत्ते के आसपास एक मानक बोरा तैयार होता है, ठीक है। तो पहले उसके एक बोरे के लिए 3,000 रुपए देती थी सरकार, अब कितने देगी? 4,000 रुपए देगी, ठीक है साहब। अच्छा, यहां पर मैंने इसको इसलिए इंक्लूड और कर लिया था, ये तो बिल्कुल डिट्टो खबर जो मैंने बजट में पढ़ाई थी, कोई डिफरेंस नहीं। यहां पर क्या है कि 2017 का रेट दे रखा था। अब एमपीपीएससी पुराने प्रश्न भी पूछ लेता है, तो उस नजरिए से हमको पता होना चाहिए कि 2017 में एक तेंदुपत्ता मानक बोरा के लिए सरकार कितने रुपए देती थी? तो 1,250 रुपए, यानी कि 1,250 रुपए देती थी। 2023 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 3,000 रुपए कर दिया गया था। और अब 2024 में बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है? 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा। तो एक आपको ऐसे लिख लेना, 2017 में ये रेट था, फिर उसके नीचे 2023 में ये रेट था, और फिर उसके नीचे 2024 में ये रेट था, ताकि कंपैरिजन अपना आसान हो सके दोस्तों, ठीक है। ये देखिए तेंदुपत्ता ऐसे, ये देख रही हैं आपको कि ऐसे गड्डी बना ली जाती है इसकी। तो आगे देखें, आगे क्या लिखा है। हाँ दोस्तों, आगे ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है, एक बार पढ़ लीजिए। जो चलो मैं आपको यहां से पढ़ा देता हूं, ये तो आप देख लीजिए। कमिश्नर साहब हैं मध्य प्रदेश में, जो डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं, उनको प्रेसिडेंट मैडम से अवार्ड मिल रहा है। फोटो समझ में आई? कौन से कमिश्नर हैं? डिसेबिलिटी कमिश्नर है। अब आओ जरा पढ़ते हैं, ठीक है। सुनो, पहले तो इधर देख लो, जो इंग्लिश वाले हैं उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो जाए शब्दों से, तो मैंने इसलिए पहले लिख दिया है कि मध्य प्रदेश के डिसेबिलिटी कमिश्नर, नाम क्या है? संदीप रजक। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो अवार्ड का नाम भी मैंने यहां पर इंग्लिश में मेंशन कर दिया है, अभी हिंदी में भी बता दूंगा। अवार्ड का नाम है नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। यानी कि मध्य प्रदेश में जितने भी दिव्यांगजन हैं, जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, उनको सशक्त बनाने में, उनको एम्पावर करने में जो मध्य प्रदेश के कमिश्नर साहब हैं डिसेबिलिटी के, संदीप रजक जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए इनको ये राष्ट्रीय सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब हिंदी में भी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदी में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में कहते हैं
दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए यानी कि डिसेबल्ड लोगों के एम्पावरमेंट के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, नेशनल अवार्ड दिया गया है। किसे? तो ये दिया गया है दोस्तों श्री संदीप रजक जी, जो कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगता आयुक्त हैं, यानी कि डिसेबिलिटी कमिश्नर है। इतना क्लियर हो गया। तो एमपी के डिसेबिलिटी कमिश्नर कौन? संदीप रजक। और इनको जो अवार्ड दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? नेशनल अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्संस, दिव्यांग जन की सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको हो जाएगा ये आराम से याद। ओके, इंपॉर्टेंट था ये भी चीज। उसके बाद दोस्तों ये देखो, यहां पर आज हमने सतपुड़ा का थर्मल पावर स्टेशन बात करी, आज हमने राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन की बात करी। अब मैं आपसे अनूपपुर जिले में आने वाला अमरकंटक का थर्मल पावर प्लांट की बात करूंगा। अब ये खबर क्यों है इंपॉर्टेंट, तो ये सुन लो। मैंने यहां पर इंग्लिश वालों के लिए भी अच्छे से क्लैरिटी के साथ लिख दिया है क्या, कि जो अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन है, कौन सा? छचई। कहां पर आता है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आप तो सिंपल इतना याद रखो, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन कहां पर आता है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों इसने पता है क्या किया है? एक साल में इस थर्मल पावर स्टेशन ने 2 बार एक कारनामा किया है, जहां पर लगातार 100 दिन तक बिजली बनाई है। लगातार 100 दिन तक क्या बनाई है? बिजली। अब आप कहोगे सर हमारा फ्रिज तो 15 साल से लगातार चल रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? साहब तुम्हारा फ्रिज 15 साल से लगातार चल रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। परंतु किसी थर्मल पावर स्टेशन के लिए लगातार कोयला डाल डाल के पूरी प्रोसेस चला चला के 100 दिन तक लगातार बिजली बनाना बिना रुके, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है दोस्तों। और साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार ऐसा किया है अमरकंटक के थर्मल पावर स्टेशन ने, और यही एक बना है दोस्तों रिकॉर्ड। ठीक है, आइए अब हिंदी में भी देख लीजिए, वैसे तो खैर आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, दूसरी बार बना शतकवीर। यस, दूसरी बार बना शतकवीर मतलब एक साल में 2 बार ऑलरेडी ये 100 से ज्यादा दिन तक लगातार काम कर चुका है। और ये जो अमरकंटक का थर्मल पावर स्टेशन है दोस्तों, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? इसकी कैपेसिटी याद करना बहुत जरूरी है। इसकी कैपेसिटी है दोस्तों 210 मेगावाट। कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 210 मेगावाट। तो बस अब तारीख याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस 2 बार लगातार 100 दिन से ज्यादा का प्रोडक्शन किया है। एक बार लगातार 100 दिन लगातार बिजली बनाई, फिर एक और बार 100 दिन लगातार बिजली बनाई, इस तरीके से। ठीक है साहब, चलिए नाम क्या है? अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आगे देखें, आगे देखें। अब पहले ये समझ लो, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, विकास खंड जानते हो? विकास खंड क्या होता है? विकास खंड कहते हैं ब्लॉक। विकास खंड को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं ब्लॉक। जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है ना, कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट होता है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो काफी सारे ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि देखो सबसे नीचे क्या होते हैं? विलेज होते हैं, गांव। गांव के कुछ कुछ ग्रुप्स बना के फिर उनके ऊपर आ जाता है जनपद, और जनपद के बाद जनपदों, जब बहुत सारे जनपदों को मिला देते हैं तब आ जाता है ब्लॉक। ये बिल्कुल बेसिक फ्लो चार्ट बताया है बिना डिटेल में जाए हुए, ताकि जिन लोगों को ये भाषा थोड़ी कम समझ में आती है उनको क्लियर हो जाए। पहले आपके गांव का ग्रुप बनाओ तो जनपद तैयार हो जाएगा, जनपदों का ग्रुप बनाओ तो फिर आपका क्या तैयार हो जाएगा? ब्लॉक। या फिर ऐसे समझ लो कि एक डिस्ट्रिक्ट काफी सारे ब्लॉक्स में जो है डिवाइडेड होता है, ताकि और हर ब्लॉक को कौन संभालता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इतना क्लियर हो गया? अब सुनिए, तो हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जो है क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है साहब, हिंदी में इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? विकास खंड कह देते हैं। तो दोस्तों ये इंडियन गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है जिसको ये कहते हैं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये इंग्लिश का इसका नाम है। और दोस्तों इस योजना के तहत टोटल कितने इंडिया के डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया? 329 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया। अब इन 329 डिस्ट्रिक्ट के सारे ब्लॉक्स को सेलेक्ट नहीं किया गया, केवल 500 ब्लॉक को जो है दोस्तों क्या किया गया? सेलेक्ट किया गया। अब ये 500 ब्लॉक जो सेलेक्ट हुए थे उसमें से 42 कौन से थे? 42 दोस्तों मध्य प्रदेश के थे। ठीक है, परंतु इनमें से जीता कौन है? तो इनमें से
धार जिले का, धार डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है जिसका नाम है तिरला, वो जीता है। वापस सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम का नाम क्या है? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कोई नोटिफिकेशन आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम का नाम क्या है? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम। इसके तहत पूरे इंडिया में से कितने डिस्ट्रिक्ट चुने गए? 329। और उनमें से सारे ब्लॉक नहीं चुने गए, उन 329 डिस्ट्रिक्ट के केवल कितने ब्लॉक चुने गए? 500। इन 500 ब्लॉक में से एमपी के कितने ब्लॉक थे? 42। लेकिन उनमें से जीता कौन है? तो वो है धार जिले के अंदर आने वाला एक ब्लॉक है जिसका नाम है तिरला ब्लॉक। ठीक है, और ये सेंट्रल इंडिया की कैटेगरी में नंबर 1 आया है। सोचो, बहुत बड़ी बात है। एमपी का कोई भी जिले का कोई भी ब्लॉक नहीं आ पाया ये। अब आप इंग्लिश में देखो, इधर लिख दिया है तिरला ब्लॉक। कौन से डिस्ट्रिक्ट का? धार डिस्ट्रिक्ट का। कौन सी रैंक मिली है? फर्स्ट रैंक। कहां पर? सेंट्रल इंडिया में। कौन से प्रोग्राम के तहत? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो कि किसके द्वारा चलाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा जो है दोस्तों चलाया जाता है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर क्या है? अब दोस्तों मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उनको एक अवार्ड मिला है, तो उसको ध्यान से आप जो है सुन लीजिए यहां पर। ठीक है, पहले इंग्लिश में आप देख लें। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उनको क्या मिला है? उनको फर्स्ट प्राइज मिला है। अब फर्स्ट प्राइज मध्य प्रदेश की पुलिस को किसने दिया है? पहले तो ये सुन लो। तो दोस्तों एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। तो एनसीआरबी ने क्या दिया है? तो एनसीआरबी ने अवार्ड दिया है। एनसीआरबी ने अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड दिया है? तो फर्स्ट प्राइज दिया है। किसे फर्स्ट प्राइज दिया है? एमपी पुलिस को फर्स्ट प्राइज दिया है। लेकिन साहब दिया क्यों है? मुद्दा यह है, दिया दोस्तों इसीलिए है क्योंकि जो डिजिटल क्राइम होता है, जो बेसिकली जो डिजिटल तरीके से जो क्राइम होते हैं ना, तो डिजिटल की फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया है। एमपी पुलिस ने इनोवेशन भी काफी करी है, नवाचार के साथ काम किया है, इसीलिए एमपी पुलिस को जो है फर्स्ट प्राइज दिया गया है एनसीआरबी के द्वारा। अब दोस्तों एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है आईसीजेएस। अभी पहले ये समझ लो और फिर थोड़ा और आगे की कहानी में आपको समझाता हूं। ठीक है, पहले हिंदी में एक बार आ जाओ। क्या लिखता है? अपराधों को रोकने में, और वो भी नवाचार के साथ अपराधों को रोकने में, मध्य प्रदेश पुलिस को कौन सा अवार्ड दिया गया है? प्रथम पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो एनसीआरबी। ये मैंने आपको सारी चीज पढ़ा दी। अब सुनो आईसीजेएस क्या है, सुनिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा साहब। ठीक है, ये यूपीएससी में भी काफी चर्चा में रहा था। आईसीजेएस क्या है? तो आईसीजेएस की पहले आप फुल फॉर्म सुन लीजिए। हिंदी में भी देखो दोस्तों यहां पर लिखी है, फुल फॉर्म में कोई बदलाव नहीं आएगा ट्रांसलेशन में। ठीक है, क्या है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब दोस्तों सामान्य भाषा में आपको समझना होगा, है ना? तो सुनो, जैसे कि कोई केस हाई कोर्ट में गया या कोई केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार पुलिस वालों से एफआईआर की कॉपी और फलाना ढिमकाना जो भी एक्स्ट्रा उसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं बार बार तो मांगेंगे नहीं। इसीलिए दोस्तों एक पूरा आप समझ लीजिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसका नाम है आईसीजेएस। पुलिस क्या करती है? कोई भी केस जो पुलिस के पास होता है उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एफआईआर, वो सारा केस से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट इस पोर्टल पे क्या कर देते हैं? अपलोड कर देते हैं। और जब ये केस अदालत में पहुंचता है तो अदालत क्या करती है? डायरेक्ट इस पोर्टल से वो सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकती है उस केस से संबंधित, ताकि बार बार वो डॉक्यूमेंट किससे ना मांगने पड़े? पुलिस से ना मांगने पड़े। तो आई होप कि आपको आईसीजेएस मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने में सक्षम रहा हूं, और आईसीजेएस का बहुत अच्छी तरीके से इसको लागू किया है एमपी की पुलिस ने। यह भी एक कारण है कि एमपी की पुलिस को आपका एनसीआरबी की तरफ से फर्स्ट प्राइज क्यों मिला है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ये वाली न्यूज आपको क्लियर हो गई हो, और आज का कहानी जो है दोस्तों यहीं पर हो जाती है समाप्त। तो कैसी लगी आज की आपकी वीडियो? आज काफी इंपॉर्टेंट खबरें थी
और मैं चाहता हूं कि आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ इस क्रांति यूट्यूब बैच को शेयर करें जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से प्री 2025 की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जिस वीडियो का जिक्र मैं हमेशा स्टार्टिंग में लेक्चर में करता हूं, उस वीडियो को देखे बिना आप अपने किसी भी साथी को सलाह मत दीजिएगा। कभी भी कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि एमपीपीएससी प्री 2025 की हम कैसे एक बार तगड़ी तैयारी कर लें, तो उसको वो वीडियो हमारी रेकमेंड कर दीजिएगा जो हम स्टार्टिंग में आपको बताते हैं। और आप भी उस वीडियो के अनुसार दोस्तों डेली बुक लिस्ट को फॉलो करते चलें, क्रांति यूट्यूब बैच को फॉलो करते चलें। क्रांति यूट्यूब बैच कम से कम कुछ नहीं तो आपको जो आलतू फालतू की इधर उधर की चीजें जो आती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपके पास समय नहीं होता समझने का, देखने का, तो ये चीजें आपके पास बहुत बखूबी तरीके से जो है दोस्तों पहुंच जाती हैं। और लास्ट चीज कि अगर आप साथ में मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो दोस्त आप बहुत बड़ी रिस्क उठा रहे हो। 8 महीने बचे हैं अभी, यहां से आज 22 या 23 जुलाई के आसपास की तारीख है, तो यहां से भी आज के डेट में 8 महीने बचे हैं प्री 2025 आने के लिए। तो तब तक अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी रिस्क आप उठा रहे हैं, बहुत बड़ा जोखिम आप उठा रहे हैं। तो मेंस की तैयारी आपको सेल्फ स्टडी से करनी चाहिए या हमारे मेंस के ऑनलाइन कोर्स से करनी चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना है। और ये डिसाइड करने के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद मेंस 2025 की जो डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो हमने बनाई थी उसको जाके आप दोस्तों जरूर जो है देखें। आज के लिए चाहूंगा मैं आपसे इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।